अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज जो हम शुरू करने वाले हैं तो आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री। सही है। तो मैंने सोचा यार कि मैथ के साथ साथ हम अपनी केमिस्ट्री भी शुरू करेंगे, और जब केमिस्ट्री भी थोड़ी हो जाए फिर हम उसके साथ साथ अपनी फिजिक्स भी शुरू कर देंगे। सही है। तो केमिस्ट्री मैंने सोचा शुरू करते हैं, और आज केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री है भाई, क्लास मैट्रिक की केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं हम। सही है। और इसका पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 1। गालिबन इसका नाम है हाइड्रोजन एंड वाटर। सही है, तकरीबन यही नाम है। सही। तो हाइड्रोजन एंड वाटर, और इस पूरे चैप्टर में हम, अल्लाह आपका भला करे, इस पूरे चैप्टर में हम हाँ भाई, तो हाइड्रोजन एंड वाटर ही नाम है इसका। इस पूरे चैप्टर में हम एक तो हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन करेंगे और दूसरा वाटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सही है। तो देखते हैं। हाँ तो भाई, पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पूरा का पूरा हाइड्रोजन। सही है। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इसके बारे में हम सारी बातें जानेंगे कि भाई हाइड्रोजन वजह क्या है, इसको हाइड्रोजन कहते हैं। सही है। किसने डिस्कवर किया वगैरह शगैरह, प्रॉपर्टीज क्या है, इसको बनाया कैसे जा सकते हैं, नेचर में कैसे पाया जाता है। सही। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे। अच्छा भाई, तो आज थोड़ी बातें डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, उन सबको फिर कभी डिस्कस करेंगे। सही। अच्छा भाई, तो पहला पहला टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है हाइड्रोजन। सही है। इसके बारे में थोड़ी बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन देख लो भाई। पहला तो नाम का झमेला जो है, नाम क्यों दिया गया इसको हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। सही है। हाइड्रो का मतलब वाटर, और जिन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। सही है। हमारे पास ये दोनों ग्रीक वर्ड है, और इसके हाइड्रो का मतलब वाटर, जिन का मतलब प्रोड्यूसर। आपने देखा होगा वाटर का फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो उसका फॉर्मूला होता है H2O। इसमें H के हाइड्रोजन। सही है। तो मतलब वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। सही है। अब वाटर प्रोड्यूसर दोबारा क्यों कहते हैं, सिर्फ इस वजह से नहीं, अब आगे भी एक और भी वजह। तो वाटर प्रोड्यूसर हाइड्रोजन जो है वो वाटर बनाता है, इसी वजह से इसको नाम दे दिया गया हाइड्रोजन। सही है। वाटर प्रोड्यूसर यानी हाइड्रोजन। सही है। अच्छा भाई, पहली पहली बात इसके बारे में कि भाई ये डिस्कवर किसने किया। एक लफ्ज होता है डिस्कवर, पहले तो इन दोनों का झमेला समझ लो। एक होता है डिस्कवर, एक होता है इन्वेंट। अगर डिस्कवर का उर्दू मीनिंग में लिखूं तो इसका होता है दरियाफ्त, और इसका उर्दू मीनिंग लिखूं तो मैं इसका होता है इजाद। सही है। तो दोनों में फर्क क्या है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि भाई इन्वेंट उस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जो पहले नहीं थी। सही। जैसे मोबाइल, मोबाइल पहले नहीं था, उसको इजाद किया गया। सही है। जैसे कंप्यूटर पहले नहीं था, उसको इजाद किया गया। सही है। तो ये जो चीजें पहले ना हो, मोटरसाइकिल पहले नहीं थी, अब आ गई, इसको इजाद किया गया। जो पहले ना हो और उसको बनाया जाए तो उसको हम कहते हैं इन्वेंशन। सही। इन्वेंट करना। लेकिन पहले से ही कोई चीज नेचर में एग्जिस्ट करे और उसकी अगर हम पहचान कर दें। सही है। पहचान करके लोगों को बताया कि हाँ भाई नेचर में ये भी चीज एग्जिस्ट करती है, तो पहले से थी, बस हमने उसको क्या करवाया, पहचान करवाई है, तो इसको हम कहते हैं दरियाफ्त करना। सही। उसी को हम डिस्कवर कहते हैं। तो मतलब हाइड्रोजन पहले से ही नेचर में मौजूद था, तो इसको डिस्कवर किया गया, इन्वेंट नहीं किया गया। सही। डिस्कवर किसने किया, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाइड्रोजन। मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाल रहा हूँ, ये सारे इसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं। इंट्रोडक्शन, सम बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन है इसके बाद कि भाई हाइड्रोजन किसने डिस्कवर किया। हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय केवेंडिश। सही है। केवेंडिश नामी एक साइंसदान था, इसने हाइड्रोजन की पहचान करवाई। सही है। कब करवाई, इन 1766। अच्छा, केवेंडिश ने पहचान तो करवाई हाइड्रोजन गैस की। कैसे करवाई, तो उसने जब क्या किया, बाय द एक्शन या बाय द रिएक्शन, बाय द एक्शन ऑफ जिंक
ओवर एक्शन ऑफ जिंक मेटल ओवर डाइल्यूट HCl। सही है। उसने क्या किया, जब जिंक मेटल जो है हमारे पास Zn, जब उसको रिएक्ट करवाया HCl से, सही है, तो एक जिंक 2 HCl से रिएक्ट करता है। HCl होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही है। तो जब इससे रिएक्ट करवाया तो हमारे पास जो चीज बनी, Zn जो था वो मेटल था, तो ये सॉलिड की शक्ल में। ये डाइल्यूट का मतलब होगा कि भाई इसका असर थोड़ा कम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट का मतलब कम, और असर को कम करने के लिए हम पानी डालते हैं, और जब इसमें पानी शामिल होगा तो हम इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करेंगे एक्यूएस, सही है। तो एक्यूएस शक्ल में है, लिक्विड शक्ल में, लेकिन एक्यूएस है। अच्छा, Zn को रिएक्ट करवा HCl से, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया ZnCl2 प्लस H2, सही। तो ZnCl2 ये भी लिक्विड था, सही, और यहाँ पे ये हमारे पास गैस की शक्ल में आ गया, सही। तो जब ZnCl2, अल्लाह आपका भला करे, हाँ भाई, ZnCl2 भी यानी एक्यूएस शक्ल में, यानी ये भी पानी इसमें है। तो यहां पर जब ये गैस एक बनी, तो कैवेंडिश ने कहा भाई इस रिएक्शन को करवाने के बाद मेरे पास एक नई गैस आ रही है। तो नई गैस जो है वो इसने ये बताया कि भाई एक कोई नई गैस है, सही, उसने प्रॉपर्टीज बताई। फिर बाद में एक और साइंसदान आया, उसने इस हाइड्रोजन को नाम दिया। नाम किसने दिया? वो था लेवॉइजर। तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन वाज नेम्ड बाय लेवॉइजर, सही। और लेवॉइजर ने इसको ये नाम क्यों दिया? क्योंकि एज इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? वाटर। यही ऊपर अभी यही मैंने बताया, वाटर कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ऑन कंबशन इन एयर, ऑन अच्छा भाई, तो हाइड्रोजन को नाम किसने दिया? लेवॉइजर ने। नाम क्यों दिया? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है वाटर ऑन कंबशन इन एयर, सही है। कंबशन इन एयर का मतलब ये होता है, अगर आम अल्फाज में समझाओ ना, तो कंबशन का मतलब होता है जलाना, सही। जलाने से मुराद ये है कि जब हम हाइड्रोजन गैस को जलाते हैं, और एक कंबशन का मतलब ये भी होता है कि भाई हाई जलाना मतलब टेम्परेचर हाई कर देना, सही है, हाई टेम्परेचर करना। तो हाई टेम्परेचर पे जब हम किसी चीज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये बात याद रखो। एक तो हाई टेम्परेचर पे, मैं यहां लिख देता हूं, जब कोई हाई टेम्परेचर पे हम किसी चीज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबशन। आप लोगों ने हो सकता है 9 में पढ़ा हुआ भी हो कंबशन रिएक्शन, सही। तो इसके साथ भी हम यही करते हैं, हाइड्रोजन को हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इससे हमारे पास मिलता है क्या? H2O, पानी बन जाता है, सही है। तो जब हाइड्रोजन को क्या किया जाता है? कंबशन की जाती है एयर में। एयर में ही तो एयर में ऑक्सीजन मौजूद है ना, सही है। तो इसकी कंबशन कहाँ पे की जाती है? एयर में की जाती है। एयर से ऑक्सीजन आता है, हाई टेम्परेचर दिया जाता है, तो जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास वाटर बन जाता है। इसीलिए लेवॉइजर ने इसको क्या नाम दिया? हाइड्रोजन, सही। अच्छा भाई, एक और बात इसके बारे में कर लेते हैं कि भाई इट इज द लाइटेस्ट, सबसे हल्का, एंड फर्स्ट लाइटेस्ट, सिंपलेस्ट भी है, सबसे सिंपल एलिमेंट है। जब कोई साइंसदान अपनी थ्योरीज पेश कर रहे होते थे तो वो ज्यादातर हाइड्रोजन एलिमेंट को इस्तेमाल करते थे, जैसे बोहर की थ्योरी आज भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। तो लाइटेस्ट भी, सिंपलेस्ट भी, और फर्स्ट एलिमेंट है कहाँ का? पीरियोडिक टेबल का, एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, सही है। ये हमारे पास सबसे लाइटेस्ट, सिंपलेस्ट और हमारे पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है, सही है। आप अगर पीरियोडिक टेबल को खोल के देखोगे तो उसमें सबसे पहला एलिमेंट आपको हाइड्रोजन नजर आएगा, सही। अच्छा, ये पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ इसको नोट करते जाइए, ताकि ये मैं इसलिए लिखवा दूं ताकि आप इसको याद करो, आपको नोट्स या गाइड लेने की जरूरत ना पड़े, सही। और अक्सर उसमें जुमले भी इधर उधर लिखे होते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होते हैं, तो इसी वजह से गलत हो जाता है हमारे पास, सही है। अच्छा भाई,
अगला पॉइंट लिख लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में। अगला पॉइंट ये है कि भाई इसके पास इट हैज ओनली वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। और वो जो इलेक्ट्रॉन होता है कहां पे होता है? इन के शेल। सही है। सो इट्स एटॉमिक नंबर इज 1 एंड मास नंबर इज ऑल्सो 1। सही है। हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, जो ये जो हाइड्रोजन है, अगर आपने पहले ही पढ़ा हो तो हाइड्रोजन को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सही। ये कुछ टर्म्स हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी। अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर कहते हैं हमारे पास, यहाँ लिख देता हूं मैं, एटॉमिक नंबर जो हमारे पास होता है इसको हम Z से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, कि किसी एटम में कितने प्रोटॉन्स मौजूद है। सही। ये बात तो आपने पढ़ी है कि किसी भी एटम में क्या क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। चैप्टर नंबर तकरीबन गालिबन 3 में पढ़ा होगा। सही है, 9 क्लास से। तो किसी भी चीज में क्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है ना, अच्छा, और एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन को। और मास नंबर कहते हैं हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सही। जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ऐड करके लिखोगे तो उसको हम कहते हैं मास नंबर। लेकिन जब आप सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद बता रहे हो तो हम उसको कहते हैं भैया एटॉमिक नंबर। सही। अच्छा भाई, तो यहां पे देखो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। अच्छा भाई, हाइड्रोजन में जब न्यूट्रॉन नहीं होता तो देखो जरा कि जब एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जीरो है, नहीं है। सही। एक प्रोटॉन है, मतलब एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1। तो इसी वजह से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, 1 + 0 = 1। इसी वजह से मास नंबर भी इसका पड़ गया 1। सही। यहां तक बातें समझ आ गई होंगी। के शेल का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास जो एटम होता है, कोई भी एटम, ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। बाहर कुछ ऐसे ऑर्बिट्स से बने होते हैं जिसको हम शेल्स कहते हैं। उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे घूम रहे होते हैं इसमें। सही है। तो पहले वाले शेल को हम के शेल कहते हैं, दूसरे को एल, तीसरे को एम, एन, ओ, पी, ऐसे चलता रहता है। तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और जो कि किस शेल में होता है? पहले शेल में होता है, जिसका नाम है के शेल। सही। और एक आखिरी बात इसके बारे में कर लेते हैं कि भाई आपको जब भी हाइड्रोजन मिलेगा वो आपको कैसे मिलेगा? इट एग्जिस्ट एज डायएटॉमिक molecular gas and its molecular mass is 2.016 A.m.U। सही। ये आपको जब भी हाइड्रोजन मिलेगा ना नेचर में तो आपको H2 की शक्ल में मिलेगा, और गैस की शक्ल में और H2 की शक्ल में। डाई एटॉमिक का मतलब होता है, डाई यानी दो एटम। H2 का मतलब कितने हैं? 2H। खाली H तो ऐसे लिखा जाएगा, जब इसके साथ एक और H मिल जाए तो ये बन जाएगा H2। एक से ज्यादा एटम जब मिलते हैं ना आपस में तो अल्लाह आपका भला करे हम उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। सही। तो ये जो है ना हाइड्रोजन डाई एटॉमिक शक्ल में मौजूद होता है और इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है हमारे पास
2.016 AMU होता है। आपको कभी भी हाइड्रोजन अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा डाई की शक्ल में मिलेगा। यहां तक बातें हो गई। अच्छा भाई, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो हमने इंट्रोडक्शन के ऊपर बात कर ली अपने हाइड्रोजन की। थोड़ी सी ये ओकरेंस की बात है, इसको याद, यानी पेपर में इसके बारे में सवाल नहीं आता, MCQs आ सकते हैं। तो ओकरेंस यानी इसके जो कहाँ पे मौजूद होते हैं, कितना मौजूद है। तो यार भाई, जो यूनिवर्स है ना हमारे पास, जो कायनात है, उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद है। अबाउट बोलते हैं 70% जो कायनात है वो हाइड्रोजन गैस से बनी। सही। दूसरी बात, हमारे पास जो अर्थ क्रस्ट है, जमीन के अंदर जो हमारे पास हाइड्रोजन है, वो 9वां सबसे ज्यादा एलिमेंट है। पहला भी नहीं है, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, बस 9th नंबर पे आता है। सही। पहला कोई और है, दूसरा कोई और है, तीसरा कोई और है, तो मेरे जरा याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन हाइड्रोजन कौन से नंबर पे, 9th नंबर पे। और दुनिया में हाइड्रोजन इतने परसेंट मौजूद है, 0.89%। सही। इसी तरीके से जो सूरज है और जो बाकी स्टार है, ये भी ज्यादातर किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन से। सही। हमारे पास जो पेट्रोलियम होता है और हमारे पास जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन शामिल होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं, ये हम आगे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पूरा चैप्टर है आगे, तो हम पूरा डिस्कस करेंगे। सही। तो ये इसकी ऑकरेंस की बात थी। अब जो हमारा आखिरी टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है, वो हमारे पास कुछ इस तरीके का है कि भाई हाइड्रोजन को एक तो नेचर में मिलता है, और अगर हमें बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज में जो हाइड्रोजन बनता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। सही। इंडस्ट्रियल, पहला जो हमारे पास प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है टोटल, बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। पहला जो है हमारे पास, उसका नाम है बाईपासिंग स्टीम ओवर कोक। स्टीम ओवर कोक। सही है। या फिर हम इसको कोक स्टीम प्रोसेस भी कहते हैं, कोक स्टीम प्रोसेस। सही है। अब जरा समझो इस प्रोसेस में होता क्या है। हमारे पास एक होता है स्टीम, एक होता है कोक। सही। स्टीम हम कहते हैं भाप को उर्दू में, लेकिन अगर मैं इसका असल मतलब बताऊं तो जब हमारे पास पानी गैस की शक्ल में हो, पानी किस शक्ल में होता है, लिक्विड शक्ल में, जब पानी गैस की शक्ल में हो तो हम इसको कहते हैं भैया स्टीम। सही है। जब पानी गैस की शक्ल में होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टीम। जो हम भाप ले रहे होते हैं, अक्सर जब गला वाला खराब होता है तो नमक जो भाप ले रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो पानी के जो है ना, गरम गरम पानी से भाप निकल रहा होता है, तो मतलब पानी गैस की शक्ल में तब्दील हो रहा होता है। सही। तो जब गैस की शक्ल में आपको पानी मिलेगा तो उसको आप कहोगे स्टीम। सही। और कोक हमारे पास होता है कार्बन। क्या होता है, कार्बन। अच्छा, अब जरा इस प्रोसेस को समझो। होता क्या है इस प्रोसेस में, हमारे पास बहुत गरम कार्बन होता है, बहुत गरम कार्बन होता है, हम कहते हैं रेड हॉट कोक। सही। अब जब मैं वर्डिंग इस्तेमाल करूंगा तो उसमें लफ्ज आएगा रेड हॉट कोक। सही। इतना गर्म किया है कि वो कोयला बिल्कुल क्या हो गया, लाल हो गया। इस रेड हॉट कोक के ऊपर से हम इस स्टीम को पास करवाते हैं, जो कि हमारे पास है H2O। ये किस शक्ल में है, गैस की शक्ल में। ये जो नीचे जो छोटे छोटे S लिखा होता है, G लिखा होता है, यानी कि स्टेट्स बता रहा होता है। S यानी सॉलिड, G यानी गैस। अब बहुत गर्म कार्बन अबाउट 1000 डिग्री C, टेम्परेचर कितने पे पहुंच गए, 1000 डिग्री C, बहुत गर्म होता है। इसमें हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं, तो रिएक्शन करवाने पे हमें 2 गैस का मिक्सचर मिलता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और एक हाइड्रोजन गैस। इन दोनों का मिक्सचर, सही, ये दोनों अभी एक साथ ही हैं, अलग अलग नहीं है। सही। ऐसे नहीं है कि भाई हमें हाइड्रोजन मिल गया, हाइड्रोजन गैस अभी हमें मिला नहीं है, यहां पे तो मिल गया, इस इक्वेशन के मुताबिक तो मिल गया, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ मिला हुआ है। क्या हुआ है, मिला हुआ है। इसको हम कहते हैं भाई ये एक मिक्सचर है, और इस मिक्सचर का नाम है हमारे पास वाटर गैस। सही। इस मिक्सचर, जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है
उसको हम कहते हैं भैया वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है इसको हम कहते हैं वाटर गैस। सही। अच्छा, ये रिएक्शन लिख लिया। ये जब रिएक्शन याद हो जाए ना, इसी की वर्डिंग को यहाँ पे उतार दो। क्या लिखते हैं भाई? व्हेन स्टीम, भाई जब हमने स्टीम पास करवाई, व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर, किस पे पास करवाई? रेड हॉट कोक। रेड हॉट कोक इतना गर्म हो चुका है कि लाल हो गया। कितने टेम्परेचर पे? एट अबाउट 1000 डिग्री सी। जब हमने इसको 1000 डिग्री सी पे पास करवाया तो हमारे पास एक मिक्सचर बन गया। किसका मिक्सचर? अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, एंड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। एक मिक्सचर बन गया हमारे पास किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड वाटर गैस। सही, कॉल्ड वाटर गैस। अच्छा, तो बस यही वर्डिंग लिख दी इस प्रोसेस में। सही। अच्छा, तो आगे देखते हैं। अच्छा भाई, तो यहां तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे लिखना है, कैसे इक्वेशन उतारो, ऊपर की वर्डिंग बंदा खुद भी लिख सकते हैं। सही, इक्वेशन को देखते हैं। अच्छा, ये वाटर गैस जो हमारे पास बना है, इसमें से अब हमने हाइड्रोजन को अलग करना है। मिक्सचर है ये। सही है। जैसे मान लो पानी और मिट्टी का मिक्सचर बन जाए, तो उसमें से मिट्टी को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? पानी को छानेंगे। सही है। तो इसी तरीके से इसके भी अलग करने के 2 प्रोसेस है, अभी वो डिस्कस करेंगे। पहले इसके बुक में 2 यूजेस लिखे कि भाई वाटर गैस को फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं हम, इज यूज्ड एज अ फ्यूल, और इसको वाटर गैस को हम इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ए केमिकल है, उसके प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, या फिर हम इसको मिथेनॉल भी कहते हैं। सही है। अच्छा भाई, हाँ, ये तो 2 यूजेस हो गए वाटर गैस के, जो कि बुक में लिखे थे, इसलिए मैंने सोचा करा ही देते हैं। यूजेस ऑफ वाटर गैस, हो सकता है इस पे भी सवाल आ जाए। सही है। तो 2 ही यूजेस है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अच्छा भाई, हाइड्रोजन गैस को जब हम अलग करते हैं, हाइड्रोजन गैस इज सेपरेटेड फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस में से हाइड्रोजन गैस को क्या करना है? अलग करना है। तो वाटर गैस में से जब हम हाइड्रोजन को अलग करेंगे तो उसके लिए हम 2 प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, बाय फॉलोइंग प्रोसेस, यानी मैं नीचे जो प्रोसेस करवा रहा हूं उन प्रोसेस के थ्रू हम करेंगे। सही है। फॉलोइंग प्रोसेस। सही। इसको जरा नोट कर लीजिए इस पूरे को। मैं जरा इसको मिटा दे रहा हूं, मैं बिल्कुल ऊपर से मिटा रहा हूं। सही। अब मेरा काम सिर्फ है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये भी गैस की शक्ल में, ये भी गैस की शक्ल में, और इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? वाटर गैस। सही है। अच्छा भाई, इस पूरे को नोट कर लीजिए, मैं जरा इसको मिटा दें। अच्छा, वाटर गैस में से यहाँ पे मैंने एक और इंफॉर्मेशन लिखी थी, वो -253 डिग्री से -192 डिग्री से। सही। वाटर गैस में से हम जो हाइड्रोजन को अलग करते हैं उसमें हम 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला वाला डिस्कस करते हैं। पहला वाला जो है हमारे पास बाय लिक्विफेक्शन। बाय लिक्विफेक्शन। सही। लिक्विफेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी गैस को लिक्विफाई करना। सही। किसी भी चीज को लिक्विफाई करना। लिक्विफाई से मुराद क्या होता है? लिक्विड में तब्दील करना। अभी गैस की शक्ल में, यानी इसमें कुछ ऐसा होने वाला है कि उसको हम क्या कर देंगे? गैस की शक्ल में, गैस से हम लिक्विड की शक्ल में तब्दील करें। हम करते क्या है इसमें? हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है
यहाँ मैंने लिखा अभी है, ये -253 डिग्री सी पे लिक्विड बन जाता है, पानी बन जाता है, पानी की शक्ल में हो जाता है। सही, पानी नहीं बल्कि पानी की शक्ल में आ जाता है, लिक्विड हो जाता है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे पास -192 डिग्री सी पे लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। सही है, दोनों बातें सही है। इसी का फायदा उठाते हम पता है क्या करते हैं, तो हम इसके साथ कुछ ऐसी कहानी करते हैं कि भाई जो इस वाटर गैस को हम ठंडा कर देते हैं। ठंडा कितना करते हैं, -200 डिग्री सी तक ले आते हैं, -200 डिग्री सी तक ले आए। अब -200 डिग्री सी इसका पूरे का टेम्परेचर है, तो बताओ इसमें से लिक्विफाई कौन होगा, पानी की शक्ल कौन इख्तियार करेगा, ये इख्तियार करेगा या ये इख्तियार करेगा। सही, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली इख्तियार करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना है, -192, तो -192 को क्रॉस कर गया ना 200, तो -200 टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो लिक्विड भारी होता है इसीलिए नीचे बैठ जाता है, और हवा गैस हल्की होती है। लेकिन हाइड्रोजन का देखो -253 डिग्री सी है। सही है, तो हाइड्रोजन अभी भी गैस की शक्ल में होगा, पानी की शक्ल में चेंज नहीं होगा। सही, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ऊपर ही रहती है। तो यही जुमला हम यहाँ लिखते हैं कि भाई व्हेन वाटर गैस इज कूल्ड अप टू -200 डिग्री सी, तो क्या होता है भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विफाइज एंड लीविंग बिहाइंड, किसको छोड़ता है, लीविंग बिहाइंड हाइड्रोजन गैस। सही है। अच्छा, ये काम जब हम करते हैं तो इस काम को करने के बाद भी जो हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है उसमें कुछ ना कुछ ट्रेसेस, कुछ ना कुछ जर्रात मौजूद होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के। सही, तो उस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गैस के साथ हम करवाते क्या हैं, जो जर्रात मौजूद होते हैं उसको हम रिएक्ट करवाते हैं एक सोल्यूशन जिसका नाम है NaOH, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की शक्ल में, यहाँ पे ये aqueous। सही है, और यहाँ से जो हमारे पास NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और इसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, दो नाम है, यहाँ लिख लो, याद कर लो, बहुत काम आने वाले। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये नाम याद कर लो, ये आपको वरना अगर अभी याद नहीं किया ना तो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये बड़े परेशान करने वाले हैं। सही है, कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों नाम है इसके। इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक मिक्सचर, एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं HCOONA, जिसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। सही, तो जब हम इससे रिएक्ट करवाते हैं, अच्छा NaOH किससे रिएक्ट करवाए, जो हाइड्रोजन गैस, जो ये देखो मान लो ये कंटेनर था, इसमें वाटर गैस यानी CO+H2 ये मौजूद था, हमने टेम्परेचर -200 डिग्री सी कर दिया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो गया, पानी बन गया। ऐसे पानी बन गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड नीचे आ गया और हाइड्रोजन अभी भी गैस की शक्ल में, तो वो ऊपर है। सही है, तो ऊपर से वो जो हाइड्रोजन गैस को हमने हटाया ना, उसको हमने फिर किससे रिएक्ट करवाया, हाइड्रोजन गैस को जो हमने हटाया उसमें मैंने क्या कहा, अभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के ट्रेसेस ज़रात मौजूद हैं, तो उसको हमने रिएक्ट करवाया इस ज़रात, इस पूरे गैस को किससे, NaOH से। तो H2 रिएक्शन नहीं करता, CO रिएक्ट करके सोडियम फॉर्मेट बना लेता है, और जो H2 गैस जो होती है ना वो प्योर हमें मिल जाती है, बिल्कुल प्योर, उसमें भी कोई ना CO है ना कुछ भी है। सही है, तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ भी लिखते हैं कि भाई द ट्रेसेस ऑफ CO in H2 gas, the traces of CO in H2 gas is reacted with किससे रिएक्ट करवाते हैं हम इसको, NaOH सोल्यूशन से। तो उससे होता क्या है, सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, सोडियम फॉर्मेट बन जाता है, सोडियम फॉर्मेट इज फॉर्म, यहाँ पे यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, या लिख दो सोडियम फॉर्मेट इज फॉर्म लीविंग बिहाइंड प्योर H2 गैस। यहाँ पे इस दफा हमने लिखा प्योर H2 गैस,
यानी इस दफा जो H2 गैस मिला है, हाइड्रोजन गैस मिली है, वो बिल्कुल प्योर है। यहाँ पे प्योर नहीं थी इसलिए मैंने सिर्फ लिखा लिविंग बिहाइंड H2 गैस। यहाँ प्योर H2 गैस मिले इसलिए यहाँ पे लिखा लिविंग बिहाइंड प्योर H2 गैस। सही है, तो ये प्रोसेस समझ आ जाना चाहिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं। सही है, तो बड़ी डिटेल से मैंने करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रोसेस पर। सही है, इसको जरा मैं मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन है। दूसरा जो प्रोसेस है हमारे पास वाटर गैस में से हाइड्रोजन को अलग करने का। दूसरा प्रोसेस हमारे पास वाटर गैस में से हाइड्रोजन को अलग करने का ये है कि भाई बाय ऑक्सीडेशन हम वाटर गैस की क्या करवा देते हैं, ऑक्सीडेशन करवा देते हैं। चलिए भाई, ऑक्सीडेशन के तीन मतलब है, तीनों में से आप फिलहाल सिर्फ दो को याद रखो। ऑक्सीडेशन के तीन मतलब हैं, तीनों में से आप सिर्फ फिलहाल दो को याद रखो, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये 9 क्लास में ही हम करवा देते हैं, लेकिन अगर याद ना हो तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और माइनस ऑफ हाइड्रोजन। सही, माइनस से मतलब है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सही, अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तब भी ऑक्सीडेशन हो रही है। सही, आ जाओ जरा, हम करते क्या है, वाटर गैस जो हमारे पास मौजूद होता है, ये भी गैस H2 भी गैस, और इन दोनों का मिक्सचर वाटर गैस। सही, इसको हम मजीद स्टीम से पास करवाते हैं। मजीद स्टीम मतलब H2O गैस की शक्ल में। होता है क्या, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाता है। इतनी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बन जाता है, इक्वेशन बैलेंस है। सही है, ये भी गैस की शक्ल में, ये भी गैस की शक्ल में। तो सवाल उठता है क्या, जब हमने पिछला वाला किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस ये दोनों बने थे, लेकिन ये दोनों आपस में मिक्स हुए थे। लेकिन ये दोनों मिक्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि ये जो गैस है ना, ये होती है हमारे पास सोल्यूबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास वाटर में सोल्यूबल होती है, तो इसको पानी में घुला दिया जाता है, पानी में हल करा दिया जाता है। हाइड्रोजन गैस सोल्यूबल नहीं होती, इसलिए इसको बाहर निकाल के कलेक्ट कर लिया जाता है। सही, तो यही चीज होती है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कैटलिस्ट भी इस्तेमाल किए जाते हैं, एक होता है FeO, एक होता है Cr2O3। सही है, इन दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल किया जाता है। और टेम्परेचर हमारे पास जो इस्तेमाल किया जाता है वो लगभग है हमारे पास 500 डिग्री सी। सही है, 500 डिग्री सी का टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कैटलिस्ट का काम क्या होता है? कैटलिस्ट का काम ये होता है कि जो रिएक्शन मान लो अगर ये रिएक्शन आपका 10 दिन में होता है, तो कैटलिस्ट डाल के वो रिएक्शन आपका 10 मिनट में हो जाएगा। सही, कहा यह जाता है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं, सही है, और फिर फौरन बाहर भी आ जाती है, हमारे अंदर भी कैटलिस्ट मौजूद है। उस कैटलिस्ट को हम नाम देते हैं एंजाइम। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को पता होगा एंजाइम। अगर अल्लाह ताला वो कैटलिस्ट ना बनाता, एंजाइम ना बनाता, तो हम सांस अंदर लेते और बाहर निकालते पता नहीं कितने साल लगाते। सही, तो ये कैटलिस्ट इतने काम आते, रिएक्शन को फास्ट कराते हैं। सही। अच्छा, तो इसी चीज को अब यहाँ अंग्रेजी में उतार देते हैं कि भाई व्हेन, यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे वाटर गैस इज ऑक्सीडाइज्ड। वाटर गैस को हम क्या कर दिया? अच्छा, ऑक्सीडाइज कैसे हुआ ये देखो जरा। कार्बन CO, यहाँ पे CO था, यहाँ पे बन गया CO2, यानी एक O ऐड हो गया, और एड ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, या इसीलिए ऑक्सीडेशन नाम दिया। यहाँ देखो, इस पूरे में से क्या हो गया? हाइड्रोजन निकल गया। तो जब हाइड्रोजन निकल गया यानी हाइड्रोजन अलग हो गया इस मिक्सचर में से, और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन का अलग हो जाना ये भी हमारे पास क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। इसीलिए यहाँ पे इसको ऑक्सीडेशन नाम दिया गया। सही है, वाटर गैस को ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। वाटर गैस इज ऑक्सीडाइज्ड। कैसे ऑक्सीडाइज किया जाता है? बाय पासिंग मोर स्टीम ओवर water gas, by passing more steam over water gas at
500 डिग्री सी, टेम्परेचर कितना है 500 डिग्री सी, इन द प्रेजेंस ऑफ FeO और Cr2O3, इन दोनों में से कोई भी कैटेलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, एज अ कैटेलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है? एज अ कैटेलिस्ट। अच्छा, कैटेलिस्ट की एक खास बात ये भी होती है कि इस रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करवाते। सही है? तो होता क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे पास बन जाती है जो कि क्या होती है, विच इज सोल्यूबल इन वाटर, वो सोल्यूबल इन वाटर होती है। सही है? जब ये सोल्यूबल इन वाटर होती है तो वाटर में सोल्यूबल होके ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर देती है, छोड़ देती है। तो हम यहां लिख देंगे लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। सही, बस ये इसकी इंग्लिश बिल्कुल। यहां तक हमारे पास बाय ऑक्सीडेशन का भी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं हम, पहला मेथड हमारे पास हो गया बाय स्टीम, बाय पासिंग स्टीम ओवर कोक। दूसरा प्रोसेस जो हमारे पास है उस पर जरा नजर डाल देते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको जरा नोट कर लीजिएगा और इसी से याद करो, ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। सही, बाकी अगर आप लोगों की मर्जी है नोट से याद करना चाहो नोट से याद कर लो, इससे याद करना चाहो इसे ही याद कर लो। अच्छा भाई, दूसरा प्रोसेस जो है वो हमारे पास कहलाता है फ्रॉम नेचुरल गैस। फ्रॉम नेचुरल गैस या फिर हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस भी इसको हम कहते हैं, हाइड्रोकार्बन स्टीम प्रोसेस। यानी यहां पे फिर से स्टीम का इस्तेमाल होने वाला है, H2O का इस्तेमाल होने वाला है। अच्छा, नेचुरल गैस जो हमारे पास होती है उसमें जो सबसे मेजर चीज, सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो होती है हमारे पास CH4, और इसको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, क्योंकि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन। और ये इस चीज का जो नाम है वो है मीथेन। सही है? मीथेन को कहा जाता है कि भाई नेचुरल गैस का सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है, यानी सबसे ज्यादा इसमें मीथेन ही मौजूद होता है। और कभी कभी तो हम ये कहते हैं कि भाई मीथेन ही नेचुरल गैस है। सही है? तो कभी कभी हम ये भी कहते हैं, लेकिन हम कहेंगे क्या कि मीथेन जो है वो नेचुरल गैस का सबसे बड़ा कंस्टिट्यूएंट है। किया क्या जाता है इसके साथ, इस बेचारे के साथ ये किया जाता है कि भाई इसको स्टीम पास करवाई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट। सही है? और टेम्परेचर है तकरीबन 900 डिग्री सी। तो हमारे पास जो चीज बनती है वो बनता है CO प्लस 3H2। सही है? और ये फिर से क्या कहलाएगा, किस किस का मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस मिक्सचर को वाटर गैस। सही? मीथेन गैस को स्टीम से पास करवाया जाता है तो हमारा, और प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट और टेम्परेचर 900 डिग्री सी, तो हमारे पास वाटर गैस बन जाता है। और वाटर गैस में से हाइड्रोजन को कैसे अलग करना है अभी इतना लंबा और डिटेल बताया, एक बाय लिक्विफिकेशन, एक बाय ऑक्सीडेशन। सही? इसी की तरह अंग्रेजी लिख लेते हैं, व्हेन स्टीम, या फिर इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं कि अल्लाह आपका भला करे ताकि नेचुरल गैस की बात आ जाए इसमें। हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड, हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड, अल्लाह आपका भला करे, हाँ, हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग स्टीम ओवर हाइड्रोकार्बन। और वो हाइड्रोकार्बन क्या है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां पे जो हमने हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल किया वो क्या, सच एज मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटेलिस्ट सही, कैटलिस्ट एट 900 डिग्री सी। सही है?
तो हमारे पास क्या बन जाता है, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड वाटर गैस इज फॉर्म। सही है। तो भैया इसकी अंग्रेजी भी हमने लिख ली। आसान सा प्रोसेस है। मीथेन को स्टीम से पास करवाया, निकल एज ए कैटेलिस्ट इस्तेमाल हुआ, टेम्परेचर 900 डिग्री सी, तो हमारे पास वाटर गैस बन गया। अब वाटर गैस में से हाइड्रोजन को कैसे अलग करते हैं यह भी आपको बता दिया मैंने। सही है। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तीसरे नंबर पर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हमारे पास जो है, अल्लाह का भला करे, दो ही टर्म इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन बच गए, फिर उसके बाद हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे। तीसरा जो है हमारे पास बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन। होता क्या है हमारे पास, थर्मल हीट डिकम्पोज तोड़ना। अब देखो होता क्या, मीथेन है हमारे पास CH4, गरम कर देते हैं हम कितना, अबव 700 डिग्री सी, एट अबव 700 डिग्री सी इन द एब्सेंस ऑफ एयर। सही। टेम्परेचर 700 से ऊपर यानी हमने इसको बहुत गर्म किया, और हवा कम कर दी यानी प्रेशर हटा दिया। सही है। तो जब अल्लाह आपका भला करे प्रेशर हटा नहीं दिया बल्कि हाँ प्रेशर कम कर दिया, तो होता क्या है कि ये भाई ये मीथेन जो होता है ये टूट जाता है। पहले हमने इसको क्या किया, थर्मल किया यानी हीट दी, हीट से टेम्परेचर इसका क्या हो गया, बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ इसके साथ, जब हीट दोगे तो ये हो जाता है डिकम्पोज यानी टूट जाता है। टूटता है कैसे, कार्बन में टूटता है और हाइड्रोजन गैस में टूट जाता है। सही है। तो हाइड्रोजन यहाँ 4 है इसलिए हम यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा। सही है। ये सॉलिड, ये गैस। सही है। इस कार्बन को हम कहते हैं कार्बन ब्लैक। यहां से जो कार्बन आता है हमारे पास, ये बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। टायर में एज अ फिलर भी इस्तेमाल होता है, रबर टायर जो होते हैं गाड़ियों के, प्लास्टिक, पॉलिश वगैरह, पेंट वगैरह, वार्निश वगैरह में, इन सब चीजों में भी इस्तेमाल होता है हमारे पास कार्बन पेपर बनाने में। सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे हमारे पास सीन कुछ ऐसा होता है। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। अब इसको लिखना कैसा है कि भाई, यहाँ पे जरा मैं इसको लिख देता हूँ कि भाई हाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय when CH4 is heated above 700 degree C in the absence of air, सही है। हाइड्रोजन गैस मिलता है हमें कैसे, जब CH4 को हम हीट करते हैं अबव 700 डिग्री C और इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो होता क्या है, CH4 थर्मली डिकम्पोज हो जाता है। थर्मली क्यों डिकम्पोज हुआ, क्योंकि हमने हीट देके डिकम्पोज किया। सही है। थर्मली डिकम्पोज हो गया, टूट गया, डिकम्पोजेस इनटू कार्बन ब्लैक एंड हाइड्रोजन गैस। सही है। मीथेन जो है हमारे पास कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन गैस में डिकम्पोज हो जाता है जब हम इसके साथ ऐसी कोई कहानी करते हैं। क्या कहानी करते हैं, मीथेन को गर्म किया, कितना गर्म किया, 700 से भी ऊपर, 700 से ऊपर जब गर्म किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमारे पास ये टूट गया कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन गैस में। सही। तो यहां तक ये प्रोसेस है हमारे पास, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। और आखिरी जो प्रोसेस है वो है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। से चौथा प्रोसेस है हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। सही। ये कार्बन ब्लैक के यूजेस जो है हमारे पास बुक में लिखे हुए हैं, आप उससे देख के लिख लेना, हो सकता है पेपर में आ जाए क्वेश्चन के तौर पे। अच्छा भाई,
आखिरी जो प्रोसेस है हमारे पास वो है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, और यही इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोगों ने 9th क्लास में हो सकता है सीखी भी हो, अगर ये टॉपिक रिड्यूस ना हुआ हो। वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम, और उसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनता है। अच्छा भाई, तो इसमें होता क्या है कि भाई जो हमारे पास H2O होता है, इसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कराने से पहले एसिड या बेस को ऐड कराते हैं, सही है, एसिड या फिर बेस को ऐड कराते हैं। अच्छा, ये पानी जो है लिक्विड शक्ल में, तो यहाँ से होता है कि हमारे पास हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। अगर आपको याद हो, ये हमारे पास कैथोड पे आता था, ये हमारे पास एनोड पे आता था, सही है। अब कैथोड एनोड की कहानी अगर आपको समझनी है तो बस इसको याद कर लो, क्योंकि अभी वो समझाने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सही। होता क्या है कि भाई हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, सही है। वाटर की जगह मैं H2O लिख देता हूं, सही है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, इज पास्ड फ्रॉम वाटर, वाटर से पास कराते हैं, लेकिन वाटर में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ, वाटर में क्या मौजूद होता है, ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड या फिर बेस मौजूद होता है। तो हमारे पास जो H2O है वो टूट जाता है, और हाइड्रोजन गैस वो कहां पे मिलती है, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड, सही है। हमें हाइड्रोजन से ही सरोकार था, इसलिए हम आगे जाके देखेंगे आगे, सही है। अच्छा, ये एसिड और बेस की कहानी क्या है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो होता क्या है कि भाई कहते हैं प्योर वाटर से आपको इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, सही है। जब आप प्योर वाटर लोगे ना, बिल्कुल प्योर, सही है, तो उसमें से आपको इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। मतलब ये है मेरा कि भाई आप उसमें बिजली की तार रखो और उसी पानी में अपना हाथ रखो तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन लगेगा कब, जब इस पानी में कुछ ना कुछ मिलावट हो, या तो नमक हो या एसिड हो या बेस हो, सही है। तो जब इन तीनों में से कुछ थोड़ी सी भी अमाउंट में शामिल हो ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने के काबिल हो जाता है। तो जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो फिर जब तार रखते हैं पानी में और हाथ रखते हैं तो फिर झटके लगते हैं, सही। तो यहाँ पे भी यही है कि भाई एसिड और बेस को इसलिए मिलाया जाता है, मौजूद किया जाता है, ताकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है तो हाइड्रोजन गैस हमारे पास कैथोड पे आ जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये जो बाय इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, इसमें बिजली इस्तेमाल होती है और बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। तो ये प्रोसेस बहुत महंगा होता है, लेकिन उन मुल्कों के लिए सस्ता होता है जहाँ पे बिजली बहुत सस्ते में मिलती है, तो इसीलिए वो लोग इसी प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। और ये इससे जो हाइड्रोजन गैस मिलती है ना, वो बहुत प्योर होती है, सही। तो जो जहाँ पे बिजली बिल्कुल चीप, जिसको कहते हैं बिल्कुल सस्ती है, तो वहाँ पे ये प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। हमारे यहाँ बिजली सस्ती नहीं है, हमारे यहाँ ये प्रोसेस नहीं इस्तेमाल किया जाता, सही। तो यहाँ तक हमारी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन खत्म हो गई। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, और हो सकता है उसके साथ में आगे भी करा दूं आइसोटोप्स तक, तो हमारा हाइड्रोजन का पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे अपना वाटर का पोर्शन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।